Hello everyone, welcome to Binary Trees. Today we are going to start our second poem, Fire and Ice, written by Robert Frost. We have already covered the first poem, Dust of Snow, in the previous video. This is also a small poem but tells us about the human nature and how worlds end. Robert Frost was an American poet born in 1874 and died in 1963. He had contributed various texts and won multiple prizes for his literature. You have to always mention about the poet or the author in your explanation while explaining your answer in your examination. Do remember all the poets, all the authors of your book, of all the chapters, because ये बहुत ज़्यादा important है आपके examination point of view से, either in the MCQ or while explaining about the any summary or any answer. You can mention the name of the poet or you can mention the name of the authors, which is very good in writing also, and हमें पता भी होना चाहिए कि हमारी poem या फिर हमारा chapter किसने लिखा है. Right, so let's begin with our chapter, the poem Fire and Ice, which is written by the Robert Frost. Some say the world will end in fire, some say in ice. Now in first two lines of this poem, some say, see दोनों लाइनों में क्या आ रहा है, some say and some say, right? इसका मतलब क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एंड होगा किससे, फायर से एंड होगा, लेकिन वहीं पे उस दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एंड होगा किससे, आइस से. तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन हो रहा है, फायर वर्सेस आइस, राइट. फायर क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हीट. वहीं पे कंट्रास्ट में देखें अगर हम आइस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कोल्ड होता है. तो यहाँ पे ऑथर यही कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि वर्ल्ड जो है वो एंड होगा किससे, फायर से, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जो वर्ल्ड है वो एंड होगा आइस से. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Now see here in the third and the fourth line what the author is saying, that I have tasted of desire. कि मेरा कहना ऐसा है कि जो वर्ल्ड है वो किससे एंड होगा, लोगों के डिजायर्स से एंड होगा. अब यहाँ से जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि लोगों की डिजायर क्या होती है, हमारी चाह, राइट. जैसे मान लो हमें एक चीज मिल जाती है, एक छोटे बच्चे की बात करते हैं, तो छोटे बच्चे को कोई टॉय मिल जाता है, ठीक है. अब उसकी डिमांड क्या होती है कि उसको और अच्छा टॉय मिल जाए या कोई दूसरा टॉय मिल जाए, राइट. ऐसे ही जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारे मार्क्स आते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत मार्क्स के पीछे भागते हैं, राइट. ऐसे ही उनके मान लो 80% मार्क्स आए, नाउ दे विल वर्क हार्डर और लर्न मोर थिंग्स, और इतने अच्छे से काम करेंगे कि अब वो चाहते हैं कि हमारे 90% मार्क्स आए, हमारे 100% मार्क्स आए. तो हम जब भी जैसे जॉब करते हैं तो हमारी कोई अच्छी सी जॉब लग गई, अब हमारी और अच्छी जॉब लग जाए, उसमें और अच्छी सैलरी मिल जाए, राइट. हमारी और अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाए, हमें और पैसा मिल जाए. अगर 1 लाख की डिमांड करते हो, मान लो 1 लाख कमाने लग जाते हो, तो आपकी डिमांड क्या होती है कि भाई हम 2 लाख कमाने लग जाए, 3 लाख. तो ये डिजायर्स जो होती हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती है. तो यहाँ पे पोएट का भी यही कहना है कि जो वर्ल्ड है वो किससे अंत होगा, उसका किससे एंड होगा, हमारी डिजायर्स से एंड होगा. और यहाँ पे जो पोएट हैं वो भी उसको फेवर कर रहे हैं कि मैं फेवर करता हूँ कि जो वर्ल्ड है, मैं भी उसी चीज के ही साथ हूँ कि वर्ल्ड जो है वो किससे एंड होगा, फायर से ही एंड होगा. यहीं पे अगर हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ें तो पोएट क्या कह रहे हैं, बट इफ इट हैज टू पेरिश टॉइस, लेकिन अगर वर्ल्ड को सेकेंड टाइम खत्म होना हो, पेरिश टॉइस मतलब खत्म होना दूसरी बार, तो अगर वर्ल्ड को दूसरी बार खत्म होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन
ice is also great and would suffice. तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड जो है सेकेंड टाइम एंड होगा, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि इतना हमारे संसार में, हमारी दुनिया में इतना हेट्रेड है कि दूसरी बार जो हमारा वर्ल्ड एंड होगा वो हेट्रेड की वजह से एंड होगा. दैट मीन्स वो आइज की वजह से एंड होगा. और आइज इज द ओनली रीजन, एंड आइज जो है वो इतना इनफ रीजन है कि उससे जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एंड हो सकता है. आइज एक अकेली या फिर वो हेट्रेड एक अकेला रीजन सफिशिएंट है पूरे के पूरे वर्ल्ड को एंड करने के लिए. So that is all about our poem here, where the poet has compared fire with the desire, and in the second stanza hate को compare किया गया है किसके साथ? आईज के साथ. राइट, तो अभी हम कंपैरिजन पढ़ेंगे सारे कि जो पोएट है वो डिफरेंट चीजों को किससे कंपेयर कर रहा है. राइट, तो फायर को जब हम कंपेयर कर रहे हैं डिजायर से, ग्रीड से, लस्ट से, हमारे पैशन से, इन सब चीजों के साथ हमने कंपेयर किया है कि जो वर्ल्ड है वो किससे एंड होने वाला है? फायर से. अब फायर से ऐसा नहीं है कि आग लग गई है और उससे खत्म हो रहा है. यहाँ पे फायर जो लोगों के अंदर डिजायर्स हैं, ग्रीड है, लस्ट है, पैशन है, एक चीज को पाने की चाह है, और के चक्कर में हम क्या करते हैं? एक चीज को एक्सप्लॉइट करते जाते हैं, खत्म करते जाते हैं. हम आगे आने वाले टाइम की सोचते ही नहीं है. तो उस ग्रीड से जो हमारा वर्ल्ड एंड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो किससे एंड हो रहा है? फायर से एंड हो रहा है. वहीं पे इन एन कंट्रास्ट जब हम कहते हैं कि जो वर्ल्ड है सेकेंड टाइम पेरिश हो रहा है, अगर वर्ल्ड जो है वो सेकेंड टाइम खत्म होगा तो आइस जो है वो एक सफिशिएंट, सफाइस बोला है ना लास्ट लाइन में. तो सफाइस का मतलब क्या है? कि सफिशिएंट रीजन है वर्ल्ड को खत्म करने का, बिकॉज ऑफ हेट्रेड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड एम्पैथी. एपैथी इतनी ज्यादा है हमारे वर्ल्ड में, लोगों के अंदर हेट्रेड, दूसरे के प्रति हेट्रेड जो है, ठीक है, लोग इमोशनलेस हो चुके हैं, बिल्कुल ह्यूमैनिटी नहीं है. वी डू नॉट थिंक ऑफ अदर्स. हम दूसरों की मदद करने के लिए नहीं सोचते. हर कोई किसके लिए सोच रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है. तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं, दीज आर मोर देन इनफ टू एंड द world. So from here, what moral, or you can say lesson, the poet wants to express from this small poem, which has a deep meaning? कि poem warns us about the danger of unchecked emotions like desire and hatred. जहाँ पे वो किससे कंपेयर करें? फायर और आइस से कंपेयर करें. इन दो इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इन दोनों चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा जो वर्ल्ड है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल डिस्ट्रक्शन, मतलब खत्म हो जाएगा. एंड हमारे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं बचेगा. ह्यूमैनिटी, रिलेशनशिप्स, ये तो बिल्कुल ही नहीं बचेगा. तो बिल्कुल एंड हो जाएगा किसका? वर्ल्ड का. जस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस कि इतना ज्यादा हेट्रेड और इतनी ज्यादा डिजायर्स लोगों की बढ़ती जा रही हैं. So let's see the rhyming scheme in this poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. So see, fire और ice जो है वो एक दूसरे के साथ राइम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना राइम. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फायर को ए दे देंगे एंड आइस को क्या दे सकते हैं? हम नेमिंग एज बी दे सकते हैं. वहीं पे जो फायर है वो किसके साथ राइम कर रहा है? डिजायर के साथ. सो यू कैन से दैट दिस इज ए एंड डिजायर इज ऑल्सो ए, but the ice is B, so the rhyming scheme becomes here A, B, A. Right? Now, in the second paragraph, fire, twice, hate, राइट एंड ग्रेट. कैन यू सी हेट एंड ग्रेट जो है वो आपस में राइम कर रहे हैं. टॉइस जो है और सफाइस जो है वो आपस में राइम कर रहा है. एंड डिजायर और फायर वापस से आपस में राइम कर रहा है ना. तो यहाँ पे ए बी ए
A, we can say this, right? But in the second paragraph, twice किसी के साथ नहीं कर रहा, अभी कंपेयर वो राइम नहीं कर रहा है ना, बट हेट और ग्रेट कर रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं A, B, B and A. So this is the rhyming scheme of this poem, right? See, A, B, A, B, C, then B, C, B. Fine. We have a irregular patterns here, but the rhyming scheme is mentioned on your screen. Now let's come to the literary devices in this poem. First, the desire and the passion. First thing what we are doing here is comparing one fire or ice with some emotions. तो fire जो है वो किसके साथ compare कर रहे हैं हम? Greed के साथ, lust के साथ, anger, ambition, jealousy के साथ. तो जब हम compare कर रहे हैं, है ना, एक symbol की तरह represent कर रहे हैं हम किसको यहाँ पे? Fire को भी और आइस को भी. आइस को हमने किसके साथ कंपेयर किया है? हेट्रेड के साथ, इनडिफरेंस के साथ, कोल्डनेस ऑफ हार्ट के साथ, लैक ऑफ लव, क्रूएलिटी के साथ. सो ये सारे क्या है? कंपैरिजन है, जहां पे हम फायर और आइस को कंपेयर कर रहे हैं, वहीं पे डिफरेंट इमोशंस के साथ, राइट? देन वी हैव द literary device as a alliteration. What is alliteration? Repetition of the consonant sounds. जहां पे consonant की sound जो है वो बहुत बार क्या हो रही है? repeat हो रही है. जैसे हमारे में poem के अंदर दिया हुआ है ना, favor fire, राइट? तो F का साउंड जो है वो क्या कर रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन बोलेंगे. देन वी हैव अ एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड. पहले हमने एलिट्रेशन में क्या देखा कि रिपीट हो रहा है हमारा कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? अदर देन वोवल्स, राइट? ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वोवल्स होते हैं. वहीं पे कॉन्सोनेंट जो अदर देन दीज 5 लेटर्स, इसके अलावा जो अल्फाबेट्स होते हैं, बी, सी, डी, एफ, है ना, तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो एसोनेंस में आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एसोनेंस जो है वो हमारा रिपीटेशन ऑफ वॉवल है, एलिट्रेशन जो है वो हमारा क्या है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट है, राइट? तो पोएम के अंदर क्या बोल रहा है वो? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो यहाँ पे देखो बहुत सारे हमारे क्या हो रहे हैं? ओ और ए की साउंड बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एसोनेंस कहलाएगा. Coming to the third, that is our engagement. Engagement means you are using the lines or poetry lines repeatedly, right? और या फिर उसमें कहीं पे भी आपके कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं कर रहे हैं. पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है उसमें कोई कॉमा नहीं है, उसमें कोई भी क्या कहते हैं फुल स्टॉप का यूज नहीं हो रहा है, कोई भी पंक्चुएशंस का यूज नहीं हो रहा है, वहां पे हम एंजमेंट बोलते हैं उसको. तो अगर आप पीछे पोयम के अंदर देखोगे तो आप पूरी की पूरी पोयम में हमारे पास कोई भी फुल स्टॉप नहीं है. जैसे हम फर्स्ट 2 लाइन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट फुल स्टॉप है, राइट? तो अगर हम पूरे पैराग्राफ में देखें वहां पे कहीं पे भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हो रहा है. फर्स्ट पैराग्राफ में भी नहीं एंड सेकंड पैराग्राफ में भी नहीं. सिर्फ दोनों पैराग्राफ को डिफरेंस करने के लिए हमारे पास पंक्चुएशन का यूज किया जा रहा है, राइट? तो इसीलिए हमने उसमें थर्ड लिटरेरी डिवाइस का यूज किया, दैट इज आवर एंजमेंट. Then comes to the fourth, that is last, imaginary. Imaginary means use of vivid and descriptive language that appeals to the scene. ठीक है, जो आपके सीन को एनहांस करती है, या फिर जब हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें, जैसे some says the world will end in fire, some say the world will end with ice. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इमेजिन कर रहे हो ना कि कहाँ पे वर्ल्ड जो है जब आइस से या फायर से एंड करे, तो आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो, है ना? तो जो विजुअल इमेज बन रही है, फायर सुनते ही आपके मन में हीट, बहुत गर्म चीज, टेम्परेचर, ये सारी चीजें आती हैं. ऐसे ही जब हम कोल्ड का नाम सुनते हैं तो ठंडा, बर्फ, ये सारी चीजें आती हैं, है ना? तो वही चीज जब आप इमेजिन कर पाते हो किसी चीज को सुन के या देख के, तो दैट इज नोन एज योर इमेजिनरी. गॉट इट? Then here we have a contrasting words in our poem, that is fire is contrasting with the ice, whereas heat is contrasted with the cold. Quick and slow destruction, मतलब quick
डिस्ट्रक्शन भी है और स्लो डिस्ट्रक्शन भी है, कि फटाफट जो है हमारा वर्ल्ड है वो खत्म हो रहा है और धीरे धीरे हमारा वर्ल्ड जो है वो खत्म हो रहा है। ऐसे ही हमने डिजायर और हेट्रेड को भी आपस में कंपेयर किया है, कि डिजायर की वजह से कैसे हमारा वर्ल्ड जो है वो खत्म होता जा रहा है और लोगों के हेट्रेड की वजह से हमारा वर्ल्ड जो है वो खत्म होता जा रहा है, right? So there is an analysis of the speaker here, the personal experience, that where the poet is saying from what I have tasted of desire, कि poet क्या कह रहे हैं कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड है वो एंड होगा तो वो किस वजह से एंड होगा, फायर की वजह से एंड होगा। वो देख पा रहे हैं कि लोगों की डिजायर्स जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि डिस्ट्रक्शन जो है उनकी डिजायर से होने वाली है। वहीं पे जो पोएट है वो ये भी कहते हैं एनालिसिस में अपने, कि सेकेंड टाइम जब वर्ल्ड है एंड होगा तो वो किसकी वजह से एंड होगा, सिर्फ और सिर्फ आइस की वजह से एंड होगा, राइट? तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे वही होता है कि पहले तो फायर से एंड हो रहा था हमारा वर्ल्ड, एंड सेकेंड टाइम जब दूसरी टाइम वर्ल्ड जो है एंड हो रहा है तो वो किससे एंड हो रहा है, आइस से। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राइट? कि पहली टाइम एक बार वर्ल्ड एंड हो गया, वो दूसरी बार दोबारा हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो हियर, कि फर्स्ट टाइम जो है वो वर्ल्ड एंड हो रहा है किसकी वजह से, फायर की वजह से, एंड सेकेंड टाइम जो वर्ल्ड एंड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारा आइस की वजह से। कि आइस जो है एक सफिशियंट चीज है कि हमारा वर्ल्ड जो है उसकी वजह से एंड हो सकता है। तो फाइनल जजमेंट जो है वो पोएट का यही निकलता है कि लास्टली या सेकेंड टाइम जब हमारा वर्ल्ड जो है वो एंड होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ आइस की वजह से होगा। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी, लोगों की डिजायर की वजह से खत्म हो रहा है वर्ल्ड, लोगों के हेट्रेड की वजह से हो रहा है, एंड देन हमने कंट्रास्ट में देखा कि पहले जो वर्ल्ड है वो एंड हो रहा है आइस फायर की वजह से, एंड सेकेंड टाइम जो वर्ल्ड है वो खत्म हो रहा है किसकी वजह से, हेट्रेड आइस की वजह से, राइट? So this is the basically you can say कि comparison between the fire and ice, कि कैसे जो world है वो खत्म हो रहा है दोनों चीजों की वजह से। अब fire and ice हम यहाँ पे आग वाला फायर और बर्फ वाली आइज नहीं, उसकी एनहांस उसके इमोशंस जो हैं जो उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं उन चीजों की बात कर रहे हैं, कि कैसे फायर एंड आइस से जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी डिजायर्स हैं, हमारा हेट्रेड है, हमारा किसी चीज को बहुत ज्यादा पाना, मतलब किसी चीज को इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज कर लेना, एक्सप्लॉइट करना, जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल ब्लाइंडली यूज करते जा रहे हैं, है ना? तभी हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ यू शुड मूव टुवर्ड्स दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि आप चीजों को सेंसिबली यूज करो, उनको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करो, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज ना बचे, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर entire poem here. Now let's move towards the question answers. So here is our question number 1. There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो आपको लगता है कि क्या वर्ल्ड जो है वो खत्म हो जाएगा? क्या जो सन है उसकी हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसको वो मतलब ऐसा फटने जैसा हो जाएगा, उसकी वजह से जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी? या फिर इतनी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी कि ठंड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जो हमारा वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा, राइट? तो इसका आंसर अब यहाँ पे क्या एनालिसिस है कि आपको सोचना है और फिर लिखना है। ये टेक्सचुअल बेस्ड नहीं है, ये थिंक एंड आंसर वाला क्वेश्चन है ना? तो यहाँ पे आपको सोचना है और फिर लिखना है। सो हियर इज अ आंसर फॉर यू कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हो। Yes, many scientists and thinkers believe that the world might end someday, either due to natural causes like climate change or asteroid strike or cosmic events. If the sun got too hot and burst, it would destroy
all life on Earth instantly due to a massive release of energy. On the other hand, if the sun grew colder and colder, Earth would freeze, making it impossible for any living being to survive. The idea of the world ending is both terrifying and fascinating, and it reminds us of how fragile life is, right? Coming to our second question, from frost, what do fire and ice stands for? Here are some ideas: greed, avarice, cruelty, lust, conflict, fury, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred. तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, आपको उनको अलग अलग हेडिंग के नीचे डालना है कि कौन सा वर्ड जो है वो फायर को बता रहा है और कौन सा वर्ड जो है वो आइस को बता रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं आंसर. In the poem, Robert Frost uses fire as a metaphor for strong, passionate emotions like desire, greed, lust, and fury. These emotions can consume a person or a society quickly, leading to a destruction. He uses ice as a metaphor for cold, negative emotions like hatred, indifference, intolerance, and insensitivity. These are equally harmful as they slowly freeze compassion and human values, leading to emotional or moral destruction. Frost believes that both fire and ice, though opposite, are capable of destroying the world. Our rhyming scheme of the poem, how does it helps in bringing out the contrasting ideas in the poem? The rhyming scheme of the poem, as we have already discussed, A B A, A B C, B C B, right? This rhyming scheme creates a smooth flowing rhyme that mirrors the poet's calm tone while discussing such a serious topic, the end of the वर्ल्ड. अब राइमिंग स्कीम आपको हर पोएम की लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे राइमिंग स्कीम को वहीं पे पैराग्राफ देख के बता सकते हो कि क्या राइमिंग स्कीम है हमारी पोएम की या फिर एक पर्टिकुलर paragraph की, right? The use of alternate rhymes A and B sounds subtly contrast the two ideas, fire and ice, or the desire and the hatred. This contrast in the rhyme pattern reflects the contrast in the meaning. Both emotions are different in nature but equally capable of destruction. It helps emphasizes the poet's message. Extremes, whether fiery or icy, can be dangerous. तो चाहे दोनों में से कोई भी चीज हो, इधर वो बहुत ज्यादा हॉट हो, चाहे वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो, चाहे वो बहुत ज्यादा आपकी डिजायर्स हो, चाहे वो बहुत ज्यादा आपका हेट्रेड हो, दोनों ही इक्वली केपेबल हैं पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द एंटायर चैप्टर. वी हैव कवर्ड द एक्सप्लेनेशन, rhyming schemes, poetic devices, and the back exercise question answers of this chapter. Hope you liked the explanation and the entire poem Fire and Ice, which was written by the Robert Frost. So for more such so thank you so much. Subscribe for more videos. Follow us on social media. Like, share to help others discover our videos. Thank you.